नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज मैं इस वीडियो में आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम और लेते हैं पहला प्रश्न जो पूछा है सागर देशमुख ने। सागर देशमुख का सवाल बच्चों की पढ़ाई को लेकर है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी है और इस सवाल के माध्यम से मैं कुछ और जानकारी भी देने की कोशिश करूँगा। तो पहले सवाल पढ़ देता हूँ। ये लिखा है कि मुझे मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए 12 साल बाद फिक्स 15 लाख से 17 लाख रुपए चाहिए, तो कहाँ इन्वेस्ट करूं और 10,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो पहली बात, चलिए आपने कहा है कि 15 लाख या 17 लाख, तो हम इसे 17 लाख मान लेते हैं। और यदि आप 17 लाख रुपीज़ एक्यूमुलेट करना चाहते हैं 12 ईयर्स में, तो इसके लिए अगर आप 5,500 रुपये की SIP करें और हम ये मानकर चलें कि आपको 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यहाँ पर मिल जाएगी आपके इन्वेस्टमेंट पर, तो आप 17 लाख रुपीज़ जुटा सकते हैं। यानी कि आप बात कर रहे हैं 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करने की और मैं कह रहा हूँ कि 5,500 में भी काम चल सकता है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर की वजह से जो महंगाई बढ़ेगी उसके चलते हुए आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी। तो यदि हम बात करें 17 लाख की और 6% का इन्फ्लेशन यहाँ पर मानकर चलें, तो 17 लाख जो है उसकी वैल्यू आज से 12 साल के बाद आज के लगभग 8.5 लाख के आसपास होगी। तो इसके लिए आपको 17 लाख नहीं बल्कि और भी बड़े अमाउंट के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। अब क्योंकि आपने कहा कि आप 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वही यदि मैं 12% का CAGR यहाँ पर मानकर चलूँ कैलकुलेशन करने के लिए, और ये ऐसा क्योंकि इक्विटी फंड्स में लॉन्ग टर्म में ऐसा पोटेंशियल रहता है, या ये कहिए कि हमने हिस्टोरिकली देखा है कि 12% या उससे भी अधिक रिटर्न अर्न करने का यहाँ पर पोटेंशियल है, क्षमता है, गारंटीड नहीं है। लेकिन यदि आप सोच समझकर अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और पेशेंस रखते हैं, तो लंबे समय में आपको एवरेज जो रिटर्न्स हैं वो 12% या उससे अधिक मिलने की संभावना रहती है। तो 12% के हिसाब से यदि मैं कैलकुलेट करता हूं कि आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 12 ईयर्स में आपके पास करीब 30 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। तो 17 नहीं बल्कि 30 लाख या उससे भी थोड़ा अधिक आप कहिए, अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो निकल कर आता है 30,80,000 रुपीज़ के आसपास। तो 30 लाख 31 लाख आप पकड़ कर चलिए, ये मान लीजिए। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात, अगेन मैं अगर ये कहूँ कि ये जो 30,80,000 रुपीज़ बनने की उम्मीद है, इसकी वैल्यू 6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से क्या रहेगी। मतलब अगर हम देखें कि आज के अगर 30 लाख रुपए हों तो फ्यूचर में वो किस अमाउंट के आसपास होंगे, तो ये निकल के आता है लगभग 15,31,000 रुपये। तो ऑलमोस्ट ये आपका आधा हो जाता है 12 साल के बाद में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एनीवे, तो कम से कम आपने जो कहा कि आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बिल्कुल 10,000 रुपीज़ से करिए और हो सके तो ईयर आफ्टर ईयर इस अमाउंट को बढ़ाते रहिए ताकि फ्यूचर में आप और भी ज़्यादा अमाउंट इकट्ठा कर सकें। तो ये थोड़ा सा आपके सवाल के साथ साथ मैंने और भी बातें बताने की कोशिश की है, क्योंकि अक्सर मैं देख रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स या इन्वेस्टर्स जब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन को भूल जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम कई बार कहते हैं ये मेरे पिताजी के टाइम पे तो ये घर इतने का था, इतने में मिला था, हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, और हमारे पिताजी तो कहते हैं कि उनकी सैलरी जो थी वो इतनी कम थी। तो ये जो बातें होती हैं पास्ट की, फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। तब आप देखेंगे कि 12 साल पहले तो ऐसा था, आज तो इसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है, या महंगाई बढ़ गई है, अब बहुत महंगा हो गया वो सामान या वो चीज़ें। तो इसके लिए हमेशा आपको फ्यूचर की प्लानिंग करते समय एक महंगाई दर को अपने मन में रखना चाहिए। और ये तो मैंने सिर्फ 6% यहाँ पे कहा जनरल इन्फ्लेशन के हिसाब से,
यदि आप पढ़ाई की कॉस्ट देखें तो हम देखते हैं कि पढ़ाई में 10% का इन्फ्लेशन रहता है, कि साल दर साल आप देखेंगे कि स्कूल्स की फीस या बाकी जो खर्चा है वो 10% से बढ़ता है। इसलिए जब आप स्टडीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हो, एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हो अपने बच्चों के लिए या हो सकता है अपने लिए भी फ्यूचर में, तो हमेशा 10% के इन्फ्लेशन से कैलकुलेट करेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। अब आते हैं स्कीम पर, क्योंकि आपका नज़रिया 12 साल का है, तो ऐसे में इक्विटी फंड्स आपके लिए सूटेबल रहेंगे। और यहाँ पर एक लार्ज एंड मिड कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड या फिर ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही एक अलग से भी मिड कैप फंड लिया जा सकता है, और यहाँ पर मेरे एसेट मिड कैप फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और साथ ही आप थोड़ा अमाउंट एक स्मॉल कैप फंड में भी रख सकते हैं। स्मॉल कैप में आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड या ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, इन फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। और यदि आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 5,000 रुपीज़ जो है वो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए, और 3,000 रुपीज़ आप मिड कैप में इन्वेस्ट कीजिए, और बाकी 2,000 रुपये आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए। तो इस तरह से आप आगे इन फंड्स के साथ बढ़ सकते हैं। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सौरभ चाकी ने। सौरभ ने बताया कि उनकी एज 37 ईयर्स की है और वो 11,500 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 4 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा हो जाए, ये उनका टारगेट है। 30 ईयर्स उन्होंने डिसाइड किया, 30 साल में 4 करोड़ रुपए, और उसके लिए वो कुछ फंड्स में SIP कर रहे हैं। तो किन फंड्स में SIP कर रहे हैं इसकी बात बाद में करते हैं, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या 11,500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करने से 30 साल में 4 करोड़ रुपए इकट्ठा हो पाएंगे। तो अगर 11,530 साल के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं, और अगेन हम 12% का CAGR यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि आपको एवरेज 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिल पाएगा, तो करीब 3 करोड़ 54 लाख 3 करोड़ 54 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो पा रहे हैं। तो 4 करोड़ के बहुत नज़दीक आप पहुंच सकते हैं, और मुझे उम्मीद है यदि इतने लंबे समय में रिटर्न्स 12% से भी बेहतर हुए तो आप 4 करोड़ रुपए आसानी से जुटा पाएंगे। लेकिन अगेन जो मैंने पहले सवाल के उत्तर में कहा था कि इन्फ्लेशन की वजह से इस 4 करोड़ रुपए की जो कीमत होगी अब से 30 साल के बाद वो 4 करोड़ के बराबर नहीं होगी। और ये जो 3 करोड़ 54 लाख की मैंने बात की है, इसकी वैल्यू 30 ईयर्स के बाद इतनी नहीं रहेगी। अगर हम 6% का भी इन्फ्लेशन यहाँ पर मानकर चलें तो ये निकल कर आ रहा है लगभग 61,68,000, तो 61,62 लाख के आसपास की इसकी वैल्यू रह जाएगी, और मेरे हिसाब से वो आपके रिटायरमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं होगी। तो क्योंकि आपके पास 30 साल का वक्त है और आप अपने इन्वेस्टमेंट को ईयर आफ्टर ईयर बढ़ा सकते हैं, आपकी इनकम समय के साथ बढ़ेगी, और उसी हिसाब से आप अपनी इस इन्वेस्टमेंट को अगर बढ़ाएं तो आप बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। यदि मैं 10% से कैलकुलेट करूं कि आप 10% से स्टेप अप करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट को, तो आपके 30 ईयर्स में करीब 9 करोड़ रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। और यदि मैं 9 करोड़ की वैल्यू देखूं कि यदि अगेन 6% का इन्फ्लेशन लेके, तो आज के करीब 1 करोड़ 60 लाख के आसपास होंगे। तो ये सही लगता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 11,500 रुपीज़ का, उसमें हर साल 10% का स्टेप अप करें ताकि आप बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर पाएँ, और हो सके आपकी इनकम और ज़्यादा रेट से बढ़े। जब प्रमोशन हो, जब भी ऐसे मौके आएँ तब और भी बढ़ा दें, तो रिटायरमेंट के वक्त आपके बड़ा अमाउंट इकट्ठा होना चाहिए, यानी कि जैसे आज 4 करोड़ है वैसा उस टाइम पर होना चाहिए। तब आप रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे और बेहतर ज़िंदगी आप जी पाएंगे। इसके लिए इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करना ज़रूरी है।
और अब बात करते हैं स्कीम्स की। तो सौरभ जी, आपके पास स्कीम्स हैं 2500 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं यूटीआई निफ्टी 50 में, तो एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, ठीक है। 2500 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में, और इसका भी एक मेजर एक्सपोजर लार्ज कैप में है और थोड़ा इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी है। अच्छा फंड है इस कैटेगरी में, आप बिल्कुल इसमें कंटिन्यू कीजिए। 2500 मेरे एसेट टैक्स सेवर में, ये आपके एलएसएस के लिए ठीक है। 1500 एक्सिस स्मॉल कैप फंड में, और 1500 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड, ₹1000 मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंटरनेशनल इंडेक्स फंड में। तो ठीक है, आपके पास में लार्ज कैप फंड है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, और एलोकेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो ठीक है। और आपका नज़रिया लंबे वक्त का है, 30 साल का है, तो बिल्कुल आप इन्हीं फंड में और भी जो अमाउंट है उसको बढ़ाते रहें, और ये फंड्स ठीक है मेरे हिसाब से, आप इनके साथ बने रह सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे, लेते अगला सवाल जो पूछा है सुचंद्रा मुखर्जी ने। सुचंद्रा जी का सवाल है एनपीएस को लेकर, और वो जानना चाहती हैं कि क्या एनपीएस को अंडर सेक्शन 80C उसका डिडक्शन क्लेम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल लिया जा सकता है। आप एनपीएस में जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पर दो अलग अलग सेक्शंस में आपको बेनिफिट मिल सकता है। पहली बात, आप अपनी इनकम का 10% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 80C की जो लिमिट है वो 1,50,000 की है, और अक्सर देखा जाता है कि उस 1,50,000 के लिए आप ईपीएफ, पीपीएफ या बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस और ईएलएसएस, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, इस तरह से बहुत सारी चॉइसेस हैं। इवन आप होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं वो भी आपके 80C में ही डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है। तो 1.5 लाख की जो लिमिट है, 1,50,000 की जो लिमिट है, वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी होती है। तो उसके अलावा 50,000 रुपीज़ का आप एडिशनल क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C(1)(b). तो इसके लिए मान लीजिए कि 1,50,000 रुपीज़ आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हुए हैं किसी और टैक्स सेविंग स्कीम में, और आप 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं एनपीएस में, तो इस कंट्रीब्यूशन को आप ओवर एंड अबाउ 1,50,000 क्लेम कीजिए अंडर सेक्शन 80C(1)(b). और यदि आपका मान लीजिए कहीं कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बच्चों की ट्यूशन फीस भी नहीं है, और प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन भी नहीं है, मतलब किसी भी तरह से आप एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन आपने मान लीजिए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं एनपीएस में, तो भी ऐसा हो सकता है कि 1,50,000 रुपीज़ को अंडर सेक्शन 80C क्लेम कर लें और 50,000 रुपीज़ 80C(1)(b) के तहत क्लेम कर लिया जाए, तो भी आपकी टोटल लिमिट 2 लाख रुपीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर जिस वीडियो पर आपने कमेंट किया है, ये कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए अलग से रखा गया है, क्योंकि इस पर आपको ओवर एंड अबव 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिल सकता है, इसलिए। अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अभिलाष पुराणिक ने, और अभिलाष जी कह रहे हैं कि उन्हें 7 to 8 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है, 20,000 रुपया हर महीना, और 12 से 15% का रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभिलाष जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि एक्सपेक्ट तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा रिटर्न्स की उम्मीद रखेंगे और ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे जो कि बहुत एग्रेसिव हैं, तो यहाँ पर रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। और आपका नज़रिया क्योंकि 7 से 8 साल का है, तो ऐसे में आप मेरे हिसाब से लार्ज कैप फंड्स में या लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, स्मॉल कैप से दूर रहिए। रिटर्न्स 15% नहीं आएंगे तो चलेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि रिटर्न्स ज़्यादा रिटर्न्स की उम्मीद में कहीं आप और कुछ नुकसान ना कर बैठें, क्योंकि इक्विटी मार्केट में आपको मालूम है वॉलेटिलिटी रहती है। अगर समय बहुत लंबा हो तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मार्केट नीचे आएगा तो वापस ऊपर भी आएगा, लेकिन 7-8 साल की बात करें तो ये बहुत लंबा समय नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फंड्स की सलाह दूंगा। आप ऑलरेडी HDFC टॉप 100 फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये एक लार्ज कैप फंड है, इसमें आप बने रहिए। और एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो आप करना चाहते हैं उसके लिए
आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड में ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड या मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है। और साथ ही आप एक मिड कैप फंड भी शामिल कर सकते हैं अलग से। और मिड कैप के लिए मेरे एसेट मिड कैप फंड एक सही चॉइस मानी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से ये फंड्स आपके लिए सही रहेंगे 7 से 8 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है शिव महापात्रा ने। शिव का सवाल यह है कि उन्होंने बताया है कि उनकी एज है 34 ईयर्स और शिव कह रहे हैं कि मैं एक हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ। ये आजकल बहुत बार मुझे सुनने में मिलता है कि मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ और मैं रिस्क ले सकता हूँ। समझ कर चलिए कि इसका मतलब यह है कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो यदि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और वो घटकर 80,000 हो जाता है तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, तभी कह सकते हैं कि आप रिस्क ले सकते हैं। इक्विटी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में अप एंड डाउन यहाँ पर हो सकता है, लेकिन हाँ लंबे वक्त में डेफिनेटली ये भी मुमकिन होता है कि जो भी गिरावट है फिर मार्केट में तेज़ी भी आएगी और आपका लॉस रिकवर भी हो जाएगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं अग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ तो फिर पेशेंस बहुत ज़रूरी है। यदि शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में गिरावट है तो उस वक्त पर ऐसा ना हो कि आप फिर वो लॉस के साथ में एग्जिट कर जाएं और लॉस बुक कर लें। अनटिल अनलेस कि आपने कोई डिसीजन गलत लिया हो तब तो बात अलग है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट में गिरावट आती है तो आप फिर वहाँ से एग्जिट कर जाएं नुकसान के साथ में, तो फिर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हैं। आपका रिस्क एपेटाइट फिर इसका मतलब बड़ा नहीं है। अब आते हैं आपके फंड्स पर। आपने क्योंकि बात की है लंबे समय की 10 से 15 साल की, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है हालांकि आपने कहा है कि 1 महीने पहले ही शुरू किया है। फिर अगेन मैं एक बात बोलूँगा शिव को भी और बाकी व्यूवर्स को भी, क्योंकि हमने पिछले 1 साल में स्मॉल कैप में मिड कैप में एक अच्छी रैली देखी है, अच्छे रिटर्न्स देखे हैं और उसके चलते हुए भी कई इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे ऐसा हमेशा नहीं होगा कि अगर वो पिछले 1 साल में बहुत तेज़ी से बढ़े हैं तो आगे भी ऐसा रहेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में एक अच्छा फंड है। फंड का साइज़ बहुत बड़ा है, करीब 35,000 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है और इस फंड के पोर्टफोलियो में 196 स्टॉक्स हैं एज पर लास्ट डिस्क्लोजर। तो यानी कि बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। लेकिन आप क्योंकि 20,000 रुपया इसमें निवेश कर रहे हैं और साथ ही आप क्वांट स्मॉल कैप में भी 2,000 पर मंथ कर रहे हैं, तो आपके टोटल पोर्टफोलियो का काफ़ी बड़ा हिस्सा स्मॉल कैप में जा रहा है, जिससे आपका पोर्टफोलियो काफ़ी रिस्की हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। लेकिन स्कीम्स दोनों भी अच्छी हैं। HDFC मल्टी कैप फंड अच्छा है, उसमें आप 6,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही आप HDFC मिड कैप फंड में भी 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अग्रेसिव है, स्कीम्स अच्छी हैं। यदि आपकी जोखिम सहने की क्षमता अच्छी है तो आप बिल्कुल इनमें बने रह सकते हैं। अदरवाइज़ बेहतर होगा कि आप अपने मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं और स्मॉल कैप में थोड़ा कम कर दें, तो ये सही स्ट्रेटेजी होगी। और साथ ही आपको एक इंटरनेशनल फंड भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और ऐसे में ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड शायद एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो आज मैंने जिन सवालों के उत्तर दिए मुझे उम्मीद है वो ठीक से आपको समझ में आए होंगे। और इसी तरह से आपके जो भी सवाल हों, जो भी कमेंट हों, जो भी सजेशंस हों, वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।